आदाब। सहारा न्यूज़ नेटवर्क में आपका खैर मकदम है। आप देख रहे हैं आलमी सहारा। खबरनामा लेकर हाजिर हूं मैं मुईन शादाब। सबसे पहले एक नज़र सुर्खियों पर। हुकूमत साजी पर खींचतान बरकरार, मनचाही वजारत का टीडीपी कर रहा है मुतालबा, नहीं मिलने की सूरत में बाहर से हिमायत। मोदी हुकूमत के फैसलों और मंसूबों पर अंगुश नुमाई शुरू, केसी त्यागी ने अग्निवीर मंसूबे में तब्दीली का किया मुतालबा। बीएसपी पर गरजे एआईएमआईएम के आसिम वकार, कहा मायावती ने मुसलमानों को टिकट दिए नहीं बेचे हैं। पंजाब में हीट वेव की वजह से ऑरेंज अलर्ट, अलबत्ता तेज हवाओं की वजह से दर्जे हरारत में आई मामूली गिरावट। रूस के सदर पुतिन ने खबररसा एजेंसियों से की बात, कहा गजा में दरहकीकत जंग नहीं, शहरी आबादी की तबाही का मंसूबा है। आंध्र प्रदेश में टीडीपी के सरबराह चंद्रबाबू नायडू ने मीटिंग की। उन्होंने विजयवाड़ा में अपनी रिहाइश पर अपनी पार्टी के अराकीन पार्लियामेंट के साथ मीटिंग की है। दूसरी जानिब एनडीए की नई बनने वाली सरकार के लिए राह मुश्किल होती नजर आने लगी है। मनचाही वजारतें नहीं मिलने की सूरत में टीडीपी ने नई मोदी सरकार में शामिल होने से इनकार कर दिया है। जराये के मुताबिक टीडीपी ने कहा है कि वो नई मोदी सरकार को बाहर से हिमायत देगी, लेकिन इस हिमायत के लिए भी उसने लोकसभा के स्पीकर और एनडीए के कन्वीनर के ओहदों की मांग रखी है। जेडीयू के तर्जुमान केसी त्यागी ने मोदी सरकार की गुज़िश्ता मुद्दत में शुरू की गई मुतनाज़े अग्निवीर स्कीम में तब्दीली का मुतालबा किया है। मीडिया के सवालों के जवाब में उन्होंने कहा है कि इस स्कीम पर समाज के कई तबकात को कई एतराज़ात हैं जिन्हें दूर करने की ज़रूरत है। उन्होंने यूनिफॉर्म सिविल कोड के ड्राफ्ट को भी सबके लिए काबिल कबूल बनाने की बात कही है। इसके अलावा ज़ात पर मबनी मरदमशुमारी के मौक़िफ़ पर जेडीयू कायम है। अग्निवीर के रिव्यू को लेकर आप मांग करिए। अग्निवीर योजना को लेकर के मतदाताओं के एक हिस्से में नाराजगी रही है। हमारी पार्टी चाहती है कि विस्तार से उन कमियों खामियों को दूर किया जाए जिसको लेकर के जनता ने सवाल उठाए। यूसीसी पर भी क्या यूनिफॉर्म सिविल कोड पर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते विधि आयोग के अध्यक्ष श्री चौहान को मुख्यमंत्री चिट्ठी लिख चुके हैं। हम इसके विरुद्ध नहीं है, लेकिन जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज हों या डिफरेंट सेक्ट्स हों, उनसे बातचीत करके इसका हल निकाला जाना चाहिए। तो जाति का जनगणना होगी? कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी जयराम रमेश ने नए वजीर आजम पर कई सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि बनने जा रहे इत्तिहाई वजीर आजम से हमारे 4 सवाल हैं। 30 अप्रैल 2014 को पवित्र नगरी तिरुपति में अपने आंध्र प्रदेश को खुसूसी रियासत का दर्जा देने का वादा किया था। क्या यह वादा पूरा होगा? क्या आप विशाखापट्टनम स्टील प्लांट के प्राइवेटाइजेशन को अब रोकेंगे? क्या आप बिहार को खुसूसी रियासत का दर्जा देकर अपने 2014 के इंतखाबी वादे और अपने हिमायती नीतीश कुमार की 10 साल पुरानी मांग को पूरा करेंगे? क्या आप बिहार के जैसा ही पूरे मुल्क में जात पर मबनी मर्दमशुमारी करवाने का वादा करते हैं? आने वाले 1/3 प्रधानमंत्री से हमारे 4 सवाल हैं, 2 आंध्र प्रदेश को लेकर और 2 बिहार को लेकर। आंध्र प्रदेश में पहला सवाल है, 30 अप्रैल 2014 को पवित्र शहर तिरुपति में नरेंद्र मोदी जी ने यह वादा किया था कि आंध्र प्रदेश को विशेष दर्जा दिया जाएगा, स्पेशल कैटेगरी स्टेटस, ताकि निवेश भारी मात्रा में आए। 10 साल हुए, ये नहीं हुआ। क्या अब वो आंध्र प्रदेश को स्पेशल कैटेगरी स्टेटस देंगे, विशेष दर्जा देंगे? दूसरा सवाल, विशाखापट्टनम में बहुत बड़ा इस्पात का कारखाना है, उसको निजीकरण करने के लिए पिछले कुछ 5 सालों से नरेंद्र मोदी जी लगे हुए हैं। क्या ये सारी पार्टियां ने इसका विरोध किया है? क्या अभी भी वो निजीकरण के पक्ष में है? क्या वो साफ से कहेंगे कि निजीकरण नहीं कराएंगे विशाखापट्टनम स्टील प्लांट का? बिहार में 2 सवाल हैं। एक सवाल तो 2014 में बिहार के लिए भी उन्होंने वादा किया था कि स्पेशल कैटेगरी स्टेटस देंगे, विशेष दर्जा दिया जाएगा ताकि निजी निवेश आए, टैक्स छूट मिले निजी निवेशकों को। नीतीश कुमार जी ने 10 साल से यह मांग की है, प्रधानमंत्री चुप्पी नहीं तोड़े। पर अब क्या वो बिहार को भी विशेष दर्जा देंगे? और चौथा और अंतिम सवाल जातीय जनगणना को लेकर है। नीतीश कुमार, आरजेडी, कांग्रेस की सरकार ने जातीय जनगणना कराई बिहार में, और हमने यह मांग की है, कांग्रेस पार्टी ये मांग की है कि सारे देश में सामाजिक, आर्थिक और जाति जनगणना होना जरूरी है।
और इसका समर्थन नीतीश कुमार जी ने भी कहा किया है। क्या प्रधानमंत्री ये आश्वासन देंगे कि देश भर में सामाजिक, आर्थिक, जाति जनगणना होगा, पिछड़े वर्गों को, अनुसूचित जातियों को, अनुसूचित जनजातियों को आरक्षण का पूरा हक मिलेगा और सारे राज्यों के आरक्षण अधिनियम हमारे संविधान, ये जो संविधान है जो राहुल जी बार बार दिखाते हैं, इस संविधान के नवी सूची में शामिल किए जाएंगे कि नहीं, ये बताइए आने वाले 1/3 प्रधानमंत्री। समाजवादी पार्टी के सरबराह अखिलेश यादव ने कहा कि उत्तर प्रदेश के अवाम ने मुद्दों पर वोट दिया और अवाम के ही मुद्दों पर इलेक्शन हुआ। बीजेपी की बड़ी हार यूपी में हुई है। अयोध्या के अवाम का मैं शुक्रिया अदा करता हूं। अयोध्या की जनता का दुख दर्द आपने देखा होगा। उन्हें उनकी ज़मीन का मुआवजा नहीं दिया गया, उनके साथ नाइंसाफ़ी की गई है, उनकी ज़मीन बाजार की कीमत के बराबर नहीं ली गई। आपने उन पर झूठे मुकदमे लगाकर उनकी ज़मीन जबरन छीन ली। मुझे लगता है कि अयोध्या और आसपास के इलाके के लोगों ने भाजपा के खिलाफ मतदान किया। उत्तर प्रदेश की जनता ने मुद्दों पर वोट दिया और जनता के मुद्दों पर चुनाव हुआ। जनता ने अपने मुद्दों पे मतदान किया और भारतीय जनता पार्टी की बड़ी हार उत्तर प्रदेश में हुई है। जहां तक सरकार बनने का ना बनने का है, सरकारें बना करती हैं, सरकारें गिरा करती हैं। सरकार में बहुमत नहीं हो तो बहुत लोगों को खुश कर करके सरकार बनानी होती है। मुझे लगता है ये खुश करने की जो कदम चल रहे हैं, खुश करने के लिए जो फैसले हो रहे हैं, और सब गिनती का सवाल होता है। सरकारें जब खुश करके बनाई जाती हैं तो कोई और खुश कर देगा तो उधर चले जाते हैं लोग। हमें उम्मीद है कि जनता ने जो फैसला देश के सामने लिया है, संविधान, आरक्षण और लोकतंत्र मजबूत हो, हमें उम्मीद है कि आने वाले समय में ऐसी चीजें आप देखोगे कि लोग उनके लिए साथ खड़े दिखाई देंगे। अयोध्या से भी आप लोगों को जीत मिली है, कल से लेकर अयोध्या को लेकर लगातार चर्चा हो रही है कि बीजेपी वहां से हारी है। देखिए, सच्चाई तो ये है कि भारतीय जनता पार्टी और सीटें भी हार जाती उत्तर प्रदेश में। भारतीय जनता पार्टी और भी सीटें हारती उत्तर प्रदेश में। आप जब अयोध्या का नाम ले रहे हैं, अयोध्या की जनता का मैं धन्यवाद देता हूं। अयोध्या की जनता का दुख दर्द आपने भी समय समय पर देखा होगा। उन्हें जो उम्मीद थी वहां की जनता को, जिस तरह के सरकार का कामकाज था, लोगों को मुआवजा नहीं दिया सही जमीन का, लोगों के साथ अन्याय किया, आपने मार्केट की कीमत से जमीनें नहीं ली उनकी। जब लैंड एक्विजिशन करने के लिए आप चले तो आपने दबाव बना करके, झूठे मुकदमे लगा करके उनसे जमीन छीन ली। न जाने कितने व्यापारियों को आपने दुख संकट पहुंचाया जो 100-100 साल से रह रहे थे, 100-100 साल से लोग रह रहे थे। ऐसे भी परिवार हैं जो अपनी गाय भैंस के साथ, जानवरों के साथ 100-100 साल से रह रहे थे, आपने उन्हें उजाड़ दिया। आप किसी पुण्य काम के लिए आप गरीबों को उजाड़ रहे हैं। तो इसीलिए मैं समझता हूं अयोध्या और आसपास की जनता ने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मतदान किया। शिवसेना के लीडर संजय राउत ने कहा कि मोदी जी को ओहदा छोड़ देना चाहिए क्योंकि मोदी जी की क़यादत में ही इलेक्शन लड़ा गया। महाराष्ट्र ने देवेंद्र फडणवीस को हराया है। महाराष्ट्र में बीजेपी की कमान उनके हाथ में थी। देवेंद्र फडणवीस भाजपा की सीटों को 23 से घटाकर 9 करने के लिए जिम्मेदार हैं। मोदी जी बड़े नेता हैं, हम उनके सामने बहुत छोटे हैं, उन्हें सरकार बनाने दें। देखिए, स्टेप डाउन तो मोदी जी ने करना चाहिए। मोदी जी के लीडरशिप में चुनाव लड़ा है तो मोदी जी को कोई बहुमत नहीं मिला है बीजेपी का। जरूर महाराष्ट्र ने देवेंद्र फडणवीस को हराया है। महाराष्ट्र की बीजेपी की कमान देवेंद्र फडणवीस के हाथ पर थी, कंधे पर थी। जिस प्रकार की गंदी राजनीति के खलनायक देवेंद्र फडणवीस थे महाराष्ट्र में, उसका पराभव जनता ने किया है। बीजेपी 23 सीट थी, 9 पर आई, उसके जिम्मेदार देवेंद्र फडणवीस है। पार्टी तोड़ो, मिस यूज ऑफ पावर, मिस यूज ऑफ एजेंसी,
राजकीय विरोधकों को जेल में डालो, हाँ, उनके ऊपर गलत तरीके से इल्जाम लगाओ, ये सब ये हमारी महाराष्ट्र की परंपरा नहीं थी राजनीति की। ये देवेंद्र फडणवीस ने शुरू किया है, तो रोने दो उनको। और ऐसे नाटक राजनीति में बहुत चलते हैं। सर, आपने कहा कि पहले आप मोदी जी को सरकार बना देंगे, पहले आप इसको लेकर। देखो, मोदी जी बहुत बड़े नेता है, विश्व के नेता है, हम छोटे लोग हैं बहुत, उनके सामने इतने हम छोटे लोग हैं। वो तो विश्व गुरु है ना, वो तो देवपुत्र है, काशी पुत्र है। तो अगर उनके पास बहुमत भी नहीं है तो भी उनको अधिकार है सरकार बनाने का, क्योंकि राष्ट्रपति महोदय उनके है, तो उनको सरकार बनाने। तो जैसे कोई बुजुर्ग होता है तो हम बोलते पहले आप भाई, पहले आप, तो पहले आप मोदी जी बनाइए। लोकसभा इंतखाबात के नतीजे पर फैजाबाद लोकसभा सीट से समाजवादी पार्टी के कामयाब उम्मीदवार अवधेश प्रसाद ने कहा कि बीजेपी हर पहलुओं पर फेल रही है। उनका कोई मुद्दा नहीं था, इनका मुद्दा मंदिर, मस्जिद, हिंदू, पाकिस्तान, जबकि मुल्क का मुद्दा महंगाई, बेरोजगारी है। इसीलिए इनकी हार की शुरुआत हुई। अभी अयोध्या से हुई, लेकिन वो दिन दूर नहीं जब पूरे मुल्क से बीजेपी का सफाया होगा। ये भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार थी, ये पूरे हर पहलू पर फेल हो रही। इसका कोई मुद्दा नहीं था, केवल मुद्दा नहीं था, इनका मुद्दा था मंदिर, मस्जिद, हिंदू, पाकिस्तान, सब मुद्दा। आज जो मुद्दा है हमारे देश का, महंगाई का मुद्दा है। मुद्दा है हमारा देश का लाखों करोड़ों नौजवान बेरोजगार हैं। किसी देश की दौलत हीरा जवाहरात सोना चांदी नहीं हुआ करता, देश की दौलत वहां का इंसान और नौजवान हुआ करता है। तो ये बेरोजगार हैं, ये परेशान हैं, और 60 लाख नौजवानों ने पुलिस में भर्ती किया था, मेहनत किया था, और सब जो है पर्चा लीक हो गया। तो ये बातें जो हैं, और जनता की जो बेसिक नीड्स है, आवश्यकताएं हैं, और जो कल्याणकारी राज्य की परिकल्पनाएं हैं, उससे हटके इन्होंने काम किया है, और इन्होंने पूरी तरह ढोंग बरता है। इसलिए इनकी हार की शुरुआत हुई है, पतन की शुरुआत हुई है, अभी अयोध्या से हुई है। सारे देश में वो समय दूर नहीं है, पूरे देश से भारतीय जनता पार्टी की सरकार का सफाया होगा। कैराना लोकसभा सीट से समाजवादी पार्टी की नौमुंतखब एमपी इकरा हसन ने अपने भाई और अपनी मां पर झूठे मुकदमात को सियासत में अपने आने की वजह करार दिया है। उन्होंने कहा है कि सियासत में इस गंदगी के खात्मे की कोशिश ही मेरे इस मैदान में उतरने का मकसद है। मुझे लगता है कि पढ़े लिखे नौजवान आगे आएंगे तो मुल्क की सियासत को सही सिमत ले जाया जा सकेगा। जी, जब मेरी शुरुआत हुई राजनीति में, तो परिस्थितियां थोड़ी ऐसी थी कि मेरे भाई पर और मेरी माताजी पर झूठे मुकदमे लगाकर उन्हें राजनीति उससे दूर किया गया। तो उस दौरान मेरा आना हुआ राजनीति में, तो कठिन परिस्थितियां थी। लेकिन उसके बाद मेरी खुद की दिलचस्पी बढ़ी। 2 साल तक मैं 2-3 साल मुझे हो गए लगातार फील्ड पर रहते हुए, और मुझे भी ये महसूस हुआ कि जो मेरे जैसे जो लोग हैं, जो युवा हैं, जो देश के लिए चिंतित हैं, हमें भी जरूरत है कि हम लोग खुद घुसकर देश की राजनीति में और अंदर से कुछ सुधार अगर हमारे प्रयास से आ सके तो वो लाने का यही वक्त है। तो मुझे मौका मिला, मेरा क्योंकि परिवार राजनीतिक रहा है, तो उनके बदौलत मुझे ये प्लेटफॉर्म जरूर मिला है। लेकिन मैंने संघर्ष भी किया है, और मेरी यही कोशिश है कि इस प्लेटफॉर्म को जो मुझे मिला है, इसका मैं सही इस्तेमाल करके अपने लोगों के लिए, अपने क्षेत्र के लिए कुछ अच्छा कर सकूं। मुसलमानों के धोखा देने वाले बयान पर AIMIM के लीडर सैयद आसिम वक़ार ने सख्त रद्द-ए-अमल का इजहार किया है। उन्होंने कहा कि मायावती ने मुसलमानों को टिकट दिए नहीं थे, बल्कि मोटी रकम लेकर बेचे थे। आसिम वक़ार ने मुस्लिम लीडरों से अपील की है कि वो आइंदा कभी BSP से टिकट न खरीदें। मायावती जी का बयान आया कि उन्होंने मुसलमानों को टिकट दिए, लेकिन मुसलमानों ने उनके मुस्लिम कैंडिडेट्स को वोट और सपोर्ट नहीं किया। बहन जी, आपसे गुजारिश है कि आप ये बात मत बोलें। आपने मुसलमानों को टिकट नहीं दिया, मुसलमानों को टिकट बेचा, मुसलमानों ने आपसे टिकट खरीदा। तो जो लोग टिकट खरीद फरोख्त करते हैं राजनीति में, उनका अंजाम
बहुत जल्दी जनता बता देती है। और आपने टिकट, आप कह रही हैं हम भविष्य में सोचेंगे टिकट नहीं देंगे, तो मैं तमाम मुस्लिम नेताओं से, लीडरों से गुजारिश कर रहा हूं कि आप सब ये दिमाग में बिठा लीजिए कि बहुजन समाज पार्टी से आपको टिकट खरीदना ही नहीं है। आप क्या टिकट नहीं दीजिएगा? मैं तो खुद मुसलमानों से कह रहा हूं कि होश की दवा कीजिए। क्यों खरीदते हैं टिकट आप? बिल्कुल मत खरीदिए, एक भी टिकट मत खरीदिए। और ये एहसान आपने नहीं किया है, आपने किसी मुसलमान पर एहसान नहीं किया है कि टिकट दिया, आपने टिकट बेचा। और मुसलमान इस बात को जानता है कि नेता में और दुकानदार में फ़र्क क्या होता है। इसलिए गुजारिश आपसे भी है कि आप एहसान मत जताइए, और मुस्लिम नेताओं से भी है कि आप इनसे टिकट, बीएसपी से टिकट आगे भविष्य में मत खरीदिए। सुप्रीम कोर्ट के दिल्ली को पानी दिए जाने के फैसले पर दिल्ली के वजीर सौरभ भारद्वाज ने कहा कि दिल्ली के लिए 1993 में जितना पानी तय हुआ था, 30 साल बाद भी हमें इतना ही पानी मिल रहा है, जबकि दिल्ली की आबादी कई गुना बढ़ गई है। मैं हिमाचल प्रदेश के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू जी से 2 बार मिला और हमने कहा कि हम राज्य से पानी खरीदना चाहते हैं, और उन्होंने इस पर सहमति जताई। हम बीजेपी की हरियाणा सरकार से यही कह रहे थे कि कम से कम वो पानी तो हमें लेने दें जो हिमाचल प्रदेश दिल्ली को देना चाहता है। हरियाणा की बीजेपी सरकार ने कहा कि हम आपको पानी के लिए रास्ता भी नहीं देंगे। क्या मरकजी सरकार को पहल नहीं करनी चाहिए थी कि हरियाणा पानी के लिए रास्ता दे? मैं सुप्रीम कोर्ट और हिमाचल प्रदेश सरकार का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। ये बहुत साधारण सी बात थी। दिल्ली के अंदर जितना पानी 1993 में तय हुआ, आज 30 साल भी उतना पानी हमें मिल रहा है। दिल्ली की जनसंख्या कई गुना बढ़ गई, ये सब जानते हैं। हमने हरियाणा से कहा कि आप पानी छोड़िए, हरियाणा तैयार नहीं हुआ, चलिए कोई बात नहीं। हमने हरियाणा से कहा कि हिमाचल प्रदेश से हमने बात की है। मैं खुद हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री से 2 बार मिला, सुक्खू जी से, और हमने कहा कि हम आपसे पानी खरीदना चाहते हैं। सुक्खू जी तैयार हो गए, हम उनका धन्यवाद करना चाहते हैं। हम हरियाणा की भारतीय जनता पार्टी सरकार से सिर्फ ये कह रहे थे कि हिमाचल प्रदेश जो पानी अपना दिल्ली को देना चाहता है, आप कम से कम वो पानी तो हमें लेने दीजिए। और हरियाणा की बदमाशी ये थी कि हरियाणा की भारतीय जनता पार्टी की सरकार कहती थी नहीं, हम आपको पानी के लिए रास्ता भी नहीं देंगे। अब आप बताइए, एक देश के हम सब राज्य हैं, एक देश के हम सब लोग हैं, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की बात करते हैं, टीम इंडिया की बात प्रधानमंत्री करते हैं। क्या भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा सरकार को ये पहले ही नहीं कर देना चाहिए था? क्या इस छोटे से मामले के अंदर भी जब सुप्रीम कोर्ट आदेश देगा तो हरियाणा मानेगा? क्या केंद्र सरकार को ये पहल नहीं करनी चाहिए थी कि केंद्र सरकार को कहना चाहिए था कि भाई जब हिमाचल पानी देना चाहता है, दिल्ली पानी खरीदना चाहता है, हरियाणा उसको रास्ता दे दे? ये बात आज सुप्रीम कोर्ट ने कही, इसलिए हम हिमाचल की सरकार का और सुप्रीम कोर्ट को दोनों को धन्यवाद देंगे। अब दूसरी बात, हथनी कुंड से जो पानी वजीराबाद आता है उसका स्तर लगातार कम हो रहा था। एलजी साहब को बजाय इसके कि वो दिल्ली की चुनी हुई सरकार के दोष ढूंढने लगे, उनको कोशिश करनी चाहिए थी कि हरियाणा के ऊपर दबाव बनाया जाए कि वो हथनी कुंड से पानी छोड़े जो वजीराबाद पहुंचे, जो आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा। ये बात तो पहले ही हो जानी चाहिए थी। और हम दोनों को, हिमाचल की सरकार को और हरियाणा की सरकार को और सुप्रीम कोर्ट को, तीनों को धन्यवाद देंगे कि कम से कम अब ये होने दें। ये बहुत जरूरी है। दिल्ली की राजधानी में देश भर के लोग रहते हैं। पंजाब के लुधियाना में महकमा मौसमियात की सरबराह डॉक्टर पवनीत कौर किंगरा ने बताया कि गुज़िश्ता कुछ दिनों में इलाके में हीट वेव जारी है, लेकिन कल रात को तेज हवाओं के साथ कई जगहों पर हल्की बारिश भी हुई, जिसकी वजह से दर्जे हरारत में कमी आई है। आने वाले 1-2 दिनों में पंजाब के कुछ हिस्सों में तेज हवाओं की उम्मीद है। आने वाले 2 दिनों तक ऑरेंज अलर्ट जारी रहेगा और हीट वेव से थोड़ी राहत मिलेगी। पिछले काफ़ी दिनों से हम देख रहे थे कि रीजन में काफ़ी सीवियर हीट वेव कंडीशंस बनी हुई थी। 15 मई से लगातार डे टाइम टेम्परेचर 40 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर जा रहा था। ऐसे ही कल भी डे टाइम टेम्परेचर 42.2 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, जो कि नॉर्मल से 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड हायर ऑब्जर्व किया गया।
और बट कल रात को हमने देखा कि जो हाई स्पीड विंड्स भी हुई और थंडरिंग लाइटनिंग हुई और लाइट रेन भी काफ़ी जगह पे हुई, तो उसकी वजह से हमने जो आज का मिनिमम टेम्परेचर है उसमें गिरावट रिकॉर्ड की है। आज का मिनिमम टेम्परेचर 22.4 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, जो कि कल से 6 डिग्री सेंटीग्रेड नीचे रिकॉर्ड किया गया और ये नॉर्मल से 2.9 डिग्री सेंटीग्रेड कम है। सो हम देख सकते हैं कि थोड़ी सी चेंज वेदर में ज़रूर आई है और आने वाले दिनों में अभी 1-2 दिन पंजाब में कहीं कहीं जो गरज चमक हो सकती है और तेज़ हवाएं भी चल सकती हैं। इसके लिए आज तक IMD ने ऑरेंज अलर्ट किया हुआ था और आने वाले 2 दिन येलो अलर्ट है और उसके बाद जो कंडीशंस क्लियर होने की प्रेडिक्शन है। सो आने वाले दिनों में हम जो हीट वेव कंडीशंस बनी हुई थी रीजन में उसमें थोड़ा सा रिलीफ एक्सपेक्ट कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में वाक़ दरगाह बाबुल हवाइज हज़रत अबुल फ़ज़ल लील अब्बास बघरा से सालाना इस्लाही मजलिस अज़ा का आगाज़ हो गया है। सालाना इस्लाही मजलिस अज़ा 6 जून से 9 जून तक जारी रहेंगी। ये मजलिस अराकीन अंजुमन आरफी के ज़ेर एहतमाम मुनक़िद की गई है। अभी तक यहाँ पर लगभग 15 से 17 हज़ार लोग आ चुके हैं और हमारे पास लगभग 20 से 25 हज़ार कल तक आ जाएंगे और सैटरडे संडे में ये संख्या लाखों तक पहुँच जाती है। और यहाँ ज़ायरीनों की सुविधा के लिए हमने टेंटों का इंतज़ाम किया है और उनके खाने का इंतज़ाम हमने किया है और हमने सबसे अधिक जोर जो है यहाँ पर पानी और खाने के लिए दिया गया है, क्योंकि गर्मी ज़्यादा होने की वजह से हमारे यहाँ दरगाह आलिया में लगभग 12 सबीलें जो 24 घंटे ज़ायरीनों को पानी पिलाती रहेंगी और 24 ही घंटे हमारे यहाँ होटल की सुविधा है और 24 घंटे जनरेटर से लाइटों की हर टेंट में हमने सुविधा दी है। तो ये सब दरगाह आलिया कमेटी की तरफ से किया जा रहा है या कुछ प्रशासन ने भी इसमें हिस्सा कंट्रीब्यूट किया है? इसमें दरगाह आलिया ने अपनी तरफ से भी किया है, इसमें प्रशासन की भी काफ़ी हिस्सेदारी है और दरगाह कमेटी की अधिकतर हिस्सेदारी इसमें है। प्रशासन से हम जो मांगते हैं, जो हमारी रिक्वायरमेंट होती है, उसको प्रशासन हमारी पूरी करते हैं। पिछले साल तकरीबन दरगाह आलिया पे कितने लोग आए थे 4 दिनों में? 4 दिनों में लगभग हमारे यहाँ 1 लाख प्लस लोग पहुँचे थे यहाँ और पिछले साल भी यही इंतज़ाम हमने किया था उन सब के लिए और इसी इंतज़ाम को देखते हुए हमारे यहाँ हर साल जो है आने वाले ज़ायरीन जो हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। ये दरगाह आलिया बाबुल हवाइज बघरा है। ये दरगाह 9 अप्रैल 1963 में यहाँ एक मौजूदा रूनुमा हुआ, उसके बाद वजूद में आई। उससे पहले ये करबला की हैसियत रखती थी और यहाँ मौजूदा तामीर होता था और जो भी मदफून होती थी। उसके बाद सन 1939 में हमारे कौम के बुजुर्ग आलिम दीन मौलाना फजल अली साहब करबला मोहल्ला से खाज तुरबत पाक की खाद लेकर यहाँ आए और उसको दफन किया। उसके बाद से उन्होंने एक पेशेंगोई की थी कि ये खाद एक दिन रंग लाएगी और वो खाद इस मौजूदगी की शक्ल में रूनुमा हुई, जहाँ पर जनाब फरीद अब्बास के कदम मुबारक आए हैं और तभी से ये सिलसिला यहाँ पर मजालिसों का सिलसिला जारी और सारी है। यहाँ पर आने वाले ज़ायरीन का बड़े अच्छी तरह से खैर मकदम किया जाता है। यहाँ पर ज़ायरीन इस वक्त तक लगभग 25,000 से 25,000 ज़ायरीन इस वक्त मौजूद हैं और आने वाले ज़ायरीनों का 1 लाख तक का इंतज़ाम यहाँ कमेटी कर रही है। 1 लाख तक ज़ायरीनों का इंतज़ाम यहाँ कमेटी कर रही है और उनके लिए खाने के लिए होटल का इंतज़ाम किया गया है और पीने के पानी का इंतज़ाम किया गया है, ठहरने के लिए उनके टेंटों का इंतज़ाम किया गया है और ये सब इंतज़ामात कमेटी की जानिब कमेटी अंजुमन आरफी बघरा के ताउन से हो रहा है। रूस के सदर पुतिन ने सेंट पीटरबर्ग के इंटरनेशनल इकोनॉमिक फोरम में दुनिया की मारूफ खबर रसा एजेंसियों के सरबराहान के साथ मुलाकात की और गुफ्तगू में कहा कि गजा में अब जो कुछ हो रहा है वो दर हकीकत जंग नहीं है, ये एक तरह से शहरी आबादी की मुकम्मल तबाही का मंसूबा है। हम जानते हैं कि तुर्क सदर एर्दवान ने फौरी तौर पर और देरीना मसले को हल करने के लिए भरपूर कोशिशें की हैं। रूस को इन खित्तों में तवील फासले तक मार करने वाले हथियार भेजने का हक हासिल है, जहाँ वो यूक्रेन को हथियार फराहम करने वाले ममालिक के हसास अहदाफ को निशाना बनाए। खबरनामे में अभी इतना ही, इजाज़त दीजिए। आदाब। सारा प्रोग्राम